जा रहे हैं हम, सुन रहे हो ना। तो अधिगम के सिद्धांतों को दो श्रेणी में बांटेंगे। धर्मेंद्र जी स्टार्ट हो गया क्या रिकॉर्डिंग? ओके, दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो एसआर थ्योरीज, कौन सी? दूसरी सेंट्रल थ्योरीज, कौन सी? एसआर थ्योरीज वो हैं जिनमें उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध कोई महत्वपूर्ण मानते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं मानते। और सेंट्रल थ्योरीज वो हैं जिनमें दूसरी चीजें महत्वपूर्ण होती। ठीक है, इनके बहुत से नाम है। एसआर थ्योरीज को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को व्यवहारवादी सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसमें हमने देखे कितने सिद्धांत थे? 5। कौन कौन से? पहला नाम थॉर्नडाइक, दूसरा पेवलोव, तीसरा स्किनर, चौथा क्लार्क हल और पांचवा गुथरी। और उसमें थे कोहलर, टोलमैन, कूट-लेविन, पियाजे आदि आदि। एक बात और ध्यान रखनी थी, आपको बताई थी कि ये जो 5 नाम हैं एसआर वाले, इनमें 2 तो अपुनर्बलन वाले हैं और 3 पुनर्बलन वाले हैं। 2 अपुनर्बलन वाले कौन कौन से? पेवलोव और गुथरी। और उसमें भी ध्यान रखना, क्लासिकल कोग्निटिव अलग है और मॉडर्न कोग्निटिव अलग है। तो बाकी सब क्लासिकल कोग्निटिव है, मॉडर्न कोग्निटिव में 2 नाम याद रख लेना आप, एक तो आसुबेल और दूसरा जेरोम ब्रूनर। ओके, और एक बेंडूरा का सिद्धांत एसआर थ्योरीज और सेंट्रल थ्योरीज दोनों के बीच में ब्रिज है, पुल है। अब चलते हैं आगे। ये क्या तरीका है? चलो अब पढ़ते हैं सिद्धांत एक एक करके। तो सबसे पहले पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे और वो है थॉर्नडाइक साहब वाला। तो लिखें सबसे पहले, देखो एक चीज का ध्यान रखना, सिद्धांत एक है, नाम अनेक है, और हर नाम का कोई मतलब है, कोई बात है। तो हम क्या करेंगे? सारे नाम लिखेंगे एक साथ। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं पहला सिद्धांत, और पहले सिद्धांत का पहला नाम लिखो आप। अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप लिख दो थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थियरीज, और उनमें फर्स्ट वन नाम लिखो, पहला सिद्धांत। नंबर लगाने की जरूरत नहीं है। उद्दीपक, देखो उद्दीपक भी वही है, उद्दीपन भी वही है, अनुक्रिया भी वही है, प्रतिक्रिया भी वही है। तो पहला नाम लिखो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। लिखिए सब लोग, और करके दूसरा नाम लिखना है। तो पहला नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक को उत्तेजना भी बोलते हैं, अनुक्रिया को प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। तो उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत इसका दूसरा नाम। एक नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा नाम उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, और करके लिखना है। उद्दीपक या उत्तेजना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस STIMULUS, और इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी एक और नाम हो गया। इनके शॉर्ट फॉर्म भी आते हैं परीक्षा में, स्टिमुलस का S ले लें, रिस्पॉन्स का R ले लें, तो SR थ्योरी एक और नाम हो गया। सिद्धांत एक, नाम अनेक। पहला नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा नाम उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, तीसरा नाम स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और चौथा नाम SR थ्योरी। और करके अगला नाम लिखना है, और करके अगला नाम लिखना है। और इनके प्रयोगों के आधार पर आपने देखा होगा, एक नाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, वो इसी का नाम है। तो प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, प्रयास को प्रयत्न बोलते हैं, त्रुटि को भूल बोलते हैं। तो प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी इसी का नाम है। इंग्लिश में प्रयत्न को बोलते हैं ट्रायल, एंड भूल को बोलते हैं एरर। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी इसी को बोलते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध नाम है, इसको ऐसे भी लिखो, ट्रायल एंड एरर या ट्रायल एंड एरर, एक ही बात है। सिद्धांत एक है, नाम अनेक है। सारे नाम आपको लिखने हैं। प्रयास व त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न व भूल सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर,
ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्पेलिंग सही है ना? ट्रायल एंड एरर, डबल एल आएगा। ट्रायल एंड एरर स्पेलिंग वैसे मैटर नहीं करती, हम आपको बता चुके हैं पहले बहुत बार, बार बार बच्चों की तरह। ट्रायल एंड एरर या ट्रायल एंड एरर। और एक नाम हो गया संयोजनवाद का सिद्धांत। तो संयोजनवाद, ऐसा ही एक नाम है संबंधवाद, और करके लिखना है। और ऐसा ही एक नाम है इंग्लिश में कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म, सिद्धांत एक है, नाम अनेक है। ये सारे नाम परीक्षा में आए हैं। और कनेक्शनिज्म, और करके अगला नाम है अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का बंध नहीं, बंध, बंध सिद्धांत। और इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड थ्योरी। तो बॉन्ड थ्योरी कभी आपने सुना हो या बॉन्ड थ्योरी सुना हो तो वो भी यही है। एक नाम है आवर्ती एवं चयन का सिद्धांत। आवर्ती एवं चयन, एटलीस्ट इतने नाम तो ध्यान रखने ही है। एक सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत भी है। ओके, सिद्धांत एक, नाम अनेक, लिखा सबने? क्या उद्दीपक अनुग्रह सिद्धांत उसमें भी लिखा है? ये वापस बोलो, क्या वो? ये सारे नाम थॉर्नडाइक के सिद्धांत के हैं जो अभी मैं लिखवाऊंगा। अभी मैंने जो आपको लिखवाया ना, आप उतना लिखो, फिर आगे आएगा, आपको समझ आएगा ये किसके हैं। वो जो श्रेणी बनाई थी ना, उस श्रेणी में भी उद्दीपक अनुक्रिया नाम आया है, पर ये सारे नाम जो है वो थॉर्नडाइक के ही हैं, बाकी दूसरों के नहीं है। कोई चीज एसआर तो मिलेगी, ठीक है ना, एसआर उसमें भी है, इसमें भी है, उद्दीपक अनुक्रिया वहां भी है, यहां भी है, लेकिन बाकी चीजें यहां है वहां नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो ट्रायल एंड एरर होते हैं क्या? सारे ट्रायल एंड एरर नहीं होते, केवल थॉर्नडाइक का ही होता है। इसलिए इतने नाम किसके हैं? केवल एक सिद्धांत के हैं। ओके, बताओ मेरे को पहला नाम क्या? वापस बोलो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बोलिए सब लोग, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा नाम उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। तीसरा नाम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। चौथा नाम एसआर थ्योरी। पांचवा नाम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। छठा नाम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। अगला नाम ट्रायल एंड एरर थ्योरी। एक और नाम संयोजनवाद। एक और नाम संबंधवाद। एक और नाम क्या? कनेक्शनिज्म। कौन सा निज्म? कनेक्शनिज्म, दोनों पे है। एक और नाम अधिगम का बंध सिद्धांत, और इंग्लिश में एक और नाम बॉन्ड थ्योरी। एक और नाम आवर्ती व चयन का सिद्धांत, वो भी साथ में लिख लो। एक और नाम लिख लो सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत। सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत। सफल प्रतिक्रियाओं को सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत हो जाएगा। अरे वाह, ओके, सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत। चलिए, लिखा सबने? शाबाश। ओके, तो नाम है इतने, देखो कितना छोटा हो गया है ना। और इसके प्रतिपादक लिखिए। प्रतिपादक, प्रणेता। प्रणेता है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक भी बोलते हैं इनको। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनकी कंट्री पूछी जाती है तो कहां के थे ये? USA, अमेरिका के थे। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक
यूएसए। ये क्यों प्रसिद्ध है जानते हैं आप? ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हैं, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। और यह सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 38 में ही यह सिद्धांत दिया था। एक्चुअली मुझे याद है, अभी मैं जब जयपुर गया था तो सब लोग ऐसे पढ़ा 1913 में हमने पहली बार उनको बताया 1898 में। तो वो जितने लोग पढ़ते थे ना बच्चे, वो कहते सर ऐसा कैसे हो सकता है, आ गया पेपर में 1913 ऑप्शन में नहीं था। यस, एक्चुअली 1898 में। कब? 1898 में इन्होंने अपना पीएचडी किया था, उसमें टॉपिक लिया था और वो जो रिसर्च था पीएचडी का, उसको उन्होंने पेश किया था एनिमल इंटेलिजेंस के नाम से। एनिमल इंटेलिजेंस इसमें दिया था। बाद में इनकी बुक आई थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसमें दुनिया में प्रसिद्धि मिली थी। लेकिन ऐसा परीक्षा में आ चुका है कि थॉर्नडाइक ने सिद्धांत ट्रायल एंड एरर कब दिया था? तो हम बोलेंगे 1898 में दिया था, जब इनका शोध पत्र आया था। क्या आया था? शोध पत्र। उस शोध पत्र या रिसर्च का नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम था उसका? एनिमल इंटेलिजेंस। ये बात खास। टोलमैन का सिद्धांत पढ़ेंगे हम बाद में। किसका? टोलमैन एक बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं टोलमैन, पता है? नीचे स्टेटमेंट है टोलमैन का छोटा सा। टोलमैन कहते हैं कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत, किसका सिद्धांत? थॉर्नडाइक का सिद्धांत इतना वैज्ञानिक था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इतना वैज्ञानिक था, यानी वैज्ञानिकता से परिपूर्ण था, साइंटिफिक था, कि सबने इनको, यानी इनके प्रयोगों को, सबने इनके प्रयोगों को या इनको आरंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया था। आरंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया था, माना, स्टार्टिंग पॉइंट माना, स्टार्टिंग पॉइंट माना। स्टार्टिंग पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से ही थॉर्नडाइक ये कहलाए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। ये बात टोलमैन साहब ने बोली थी। टोलमैन, इसी टोलमैन, एडवर्ड इसी टोलमैन, एडवर्ड ली टोलमैन, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ये एडवर्ड चार्ल्स टोलमैन है। इसी टोलमैन, केवल टोलमैन लिख दो आप। टोलमैन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब जानेंगे इनके बारे में। ओके, सबने लिखा? थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। कौन से? कैमरे में दिखता नहीं है ना, तो उनको ये लगता है कि, चलिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इतना वैज्ञानिक था कि सबने इनको आरंभिक बिंदु या स्टार्टिंग पॉइंट माना। ये किसने बोला? टोलमैन ने बोला। किसने बोला? टोलमैन ने। ओके, तो बताओ, सबने लिख लिया? बोलो, सबने लिखा? सबने लिखा? तो जल्दी से बताओ, पहला नाम क्या लिखा? उद्दीपक। बोलो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरा नाम उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। तीसरा नाम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। चौथा नाम SR थ्योरी। पांचवा नाम प्रयास व त्रुटि। छठा प्रयत्न व भूल। एक और नाम ट्रायल एंड एरर। एक और नाम संयोजनवाद। एक और नाम संबंधवाद। एक और नाम कनेक्शनिज्म। कौन सा निज्म? कनेक्शनिज्म। एक और नाम क्या? अधिगम का बंध सिद्धांत, इंग्लिश में बॉन्ड थ्योरी। एक और नाम आवर्ती व चयन का सिद्धांत। और एक और नाम सफल प्रतिक्रियाओं को चुनने का सिद्धांत। किसने दिया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। बोलो, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहां के थे? यूएसए के थे। कब दिया ये सिद्धांत?
1898 में इनके शोध पत्र का नाम क्या था? कौन सा इंटेलिजेंस? एनिमल इंटेलिजेंस। और थॉर्नडाइक किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। और इनके सिद्धांत को वैज्ञानिक और आरंभिक बिंदु किसने बताया? टोलमैन ने। याद रहेगा? अब ध्यान से मेरे हर लफ्ज पे गौर फरमाना। प्रियंका, प्रयोग सुनना ध्यान से। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया? आपको आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि चाय भाई तो पी के नहीं आई हो। हमको सब पता रहता है, हमारे लिए भी रख के आई हो। ऐसी कौन सी चाय थी? ओके। क्या बोला है? क्या बोला? लेमन टी। चलो ओके, अब इस पे ध्यान दो। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, पीछे वालों। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया? बिल्ली पर। किस पर किया? क्या प्रयोग था? सुनना ध्यान से। प्रयोग को लिखने की जरूरत नहीं होती, ध्यान से सुनने की जरूरत होती है। बेटा तू भी सामने देख। एक्चुअली थॉर्नडाइक ने बनाया एक पजल बॉक्स। क्या बनाया? ये पजल बॉक्स कई जगह आता है, हिंदी में उलझन पेटी का कहते हैं। स्किनर ने भी पजल बॉक्स बनाया, थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स बनाया। ओके, समझना, गौर करना मेरे लफ्जों पे। पजल बॉक्स एक ऐसा पिंजरा था जिसमें अंदर की तरफ एक लीवर बटन लगा हुआ है। उसको दबाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। पिंजरा ऐसा कि अंदर की तरफ एक लीवर है, बटन है, जिसको दबाएंगे तो दरवाजा खुलेगा, और उसको एक बार बंद कर दिया तो ऑटो लॉक हो गया, फिर वो नहीं खुलता। कई बार आपने देखा गाड़ी में सेंटर लॉक हो जाता है, उसके बाद वो बाहर से खुलती नहीं है। दिल्ली में बहुत बार ऐसी घटना होती है, मिस है। ब्रिज पे एक गाड़ी भाग रही है, अचानक उसके इग्निशन में मतलब उसमें आग लग गई, तो लोग बाग भागे, अंदर से चाबी वो कनेक्शन टूट गया, खुली नहीं, मिस हैप हो गया, दुर्घटना हो गई, सेंटर लॉक। तो वैसे ही वो पिंजरा सेंटर लॉक है, एक बार बंद तो बंद, फिर वो खुलता नहीं है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे के अंदर छोड़ा। सुन रहे हो? बिल्ली को कहां छोड़ा? पिंजरे के अंदर, और दरवाजा कर दिया बंद। अब तो वो खुलेगा अंदर से कि बाहर से? अंदर से। और अंदर कौन है? बिल्ली। और बिल्ली भी भूखी। कैसी बिल्ली है? भूखी है। आप मुझे बताएंगे बिल्ली क्या कर रही है? बोलो। पहली महत्वपूर्ण बात याद रखना, कुछ नहीं कर रही। क्योंकि थॉर्नडाइक ने यह बात बताई कि इस दुनिया में कोई भी अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स तब तक नहीं होता जब तक कोई उद्दीपक या उत्तेजना या स्टिमुलस नहीं होता। तो बिल्ली भूखी जरूर है, बेचैन जरूर है, पर उसके सामने कोई उद्दीपक ही नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रही। अब थॉर्नडाइक क्या करते हैं? बिल्ली के लिए पिंजरे के बाहर रखते हैं भोजन। क्या रखते हैं? उसका भोजन रखते हैं। वो मछली के रूप में बोलो कि दूध के रूप में बोलो आप, भोजन है उद्दीपक। भोजन क्या है? उद्दीपक। भोजन है उसके लिए उत्तेजना। क्या है? भोजन है उसके लिए स्टिमुलस। और जैसे ही वो भोजन को देखती है, वो करती है रिस्पॉन्स। वो क्या करती है? रिस्पॉन्स है प्रतिक्रिया, अनुक्रिया। और ध्यान देना दूसरी बात, पहली महत्वपूर्ण बात हमने क्या बताई? जब तक कोई उद्दीपक नहीं है तब तक कोई अनुक्रिया नहीं होती। अब दूसरी बात सुनना, बिल्ली की नजर जैसे ही भोजन पे पड़ी, बिल्ली ने सोचा नहीं कि यार ये तो पिंजरे के बाहर है, मैं अंदर हूं, क्या जुगाड़ करूं, बल्कि उसने सीधा सीधा जंप लगाया। थॉर्नडाइक कहते हैं कि चाहे कोई पशु पक्षी हो, चाहे कोई इंसान हो, पहला रिस्पॉन्स अब्सोल्यूट फिजिकल होता है। पहली अनुक्रिया और प्रतिक्रिया शारीरिक होती है, गमक होती है, उसमें दिमाग का कोई रोल नहीं होता। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी जो धर्मा तुम्हारे अलावा सबको पता है। नीचे देखने लग गया था मोबाइल में। दूसरी महत्वपूर्ण बात सुनी, बिल्ली ने जैसे देखा जंप लगाया, उसने सोचा नहीं। अब बिल्ली ने जंप लगाया तो गिर गई, फिर जंप लगाया फिर गिर गई। अब वो भाग रही है, खरोंच रही है, उछल कूद कर रही है। बिल्ली की उछल कूद उसके प्रयास है, बोलिए, बिल्ली की उछल कूद उसकी प्रयत्न है, बिल्ली की उछल कूद उसकी ट्रायल्स है, पर अफसोस वो सब बेकार है, वो फालतू है।
कोई काम के नहीं है। क्या उनसे दरवाजा खुला? नहीं खुला, पर वो प्रयास कर रही है। बिल्ली की उछल कूद उसके प्रयास हैं, पर वो त्रुटियां हैं। बिल्ली की उछल कूद उसके प्रयत्न हैं, पर वो भूले हैं, भूले। बिल्ली की उछल कूद उसके ट्रायल हैं, बट वो क्या है? एरर्स हैं। ऐसा करते करते जाने कितनी बार उसने उछल कूद मचाई फालतू की, लेकिन वो उछल रही है, वो एक्टिव है। ऐसा करते करते बाई चांस, एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली उसकी बॉडी का कोई पार्ट लीवर पे पड़ा, लीवर दबा, दरवाजा खुला, बिल्ली बाहर निकली, उसने भोजन किया, प्रयोग समाप्त हुआ। लेकिन जब इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो एक खास बात सामने आई, और वो क्या थी कि थॉर्नडाइक ने उस पिंजरे में एक फ्रीक्वेंसी मीटर लगा रखा था। क्या लगा रखा था? फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर का मतलब है कि बिल्ली कहीं से भी एक बार टच करती तो एक नंबर आ जाता उसमें, काउंटिंग। दो बार टच होती तो दो आ जाता। और पहली बार जब दरवाजा खुला हुआ था, बिल्ली बाहर निकल चुकी थी, प्रयोग पूरा हो चुका था, तो उस पर लिखा हुआ था 61। मतलब बिल्ली का 61वां प्रयास कामयाब रहा। 60 बार तो फालतू ही उछली। और अगली बार जब बिल्ली को उसमें डाला, बार बार ये प्रयोग दोहराया गया, तो पता लगा अगली बार काउंटिंग क्लॉक पे 42 था, फिर 27 था, फिर 18 था, फिर 11 था, फिर 8 था, फिर 3 था। मतलब ये जो कम हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? कम क्या हो रही है? गलतियां। कम क्या हो रही है? गलतियां कम हो रही है। सफल प्रयास तो एक ही है जो अंत में होता है ना। तो बिल्ली गलतियों में सुधार करती जा रही है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि जैसे ही बिल्ली के सामने भोजन रखते हैं, बिल्ली झट से लीवर दबाती है, दरवाजा खोलती है, बाहर निकलती है, और उस क्लॉक पे लिखा आता है 01। क्या लिखा आता है? 01। यानी अब बिल्ली ने दरवाजा खोलना सीख लिया। अब बिल्ली को लर्निंग अधिगम हो गई। यह प्रयोग था, यह पहला प्रयोग था जिसके बहुत से मायने हैं, बहुत सी बातें परीक्षा में आई हैं। एक एक करके हम सब लिखेंगे क्या क्या आई हैं। आप मुझे बताएं, आप ये बात समझे? कोई दिक्कत नहीं है? ओके। बाद में हम चलेंगे, दूसरे सिद्धांत आएंगे तो इन बातों की बहुत सी आलोचनाएं आएंगी, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लिखें आप अभी। लेकिन थॉर्नडाइक ने उद्दीपक एवं अनुक्रिया, थॉर्नडाइक ने उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध को सीखने का आधार माना। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध को सीखने का आधार माना। उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध को क्या माना? सीखने का आधार माना। उन्होंने अपने सिद्धांत में सीखने के कुछ नियम भी बताए। ये पहली बात है जो परीक्षा में आती है, रूल्स, लॉज। उन्होंने अपने सिद्धांत में सीखने के कुछ नियम भी बताए। लेगा सबने? तो आपने बहुत बार देखा होगा परीक्षाओं में, थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम किसने बताए? क्या जवाब आएगा? थॉर्नडाइक ने बताए। क्या जवाब आएगा? थॉर्नडाइक ने बताए। दूसरी बात, इन्होंने सीखने के नियमों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में? एक तो प्राइमरी लॉज, एक सेकेंडरी लॉज। एक तो सीखने के मुख्य नियम, और दूसरे में लिखवाऊंगा। लड़की रुको, अभी रुक जाओ। इन्होंने सीखने के नियमों को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। बोलिए, पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम कितने? 3, और गौण नियम कितने? 5। इन पे जरूर प्रश्न आता है। तो पहले लिखो आप मुख्य नियम, प्राइमरी लॉज, और ये हैं 3। 1 नंबर तत्परता का नियम।
खास बात इंग्लिश में ध्यान रखना पड़ेगा। तत्परता का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, तो केवल रेडीनेस शब्द लिख लोगे काम चलेगा। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, खुला खुला लिखना। दूसरा अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक सीखने के 3 मुख्य नियम बताते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और प्रभाव के नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। इससे पहले 2017 में रीट में आया था, अभ्यास के नियम के स्थान पे अभ्यास शब्द नहीं था। बोलिए कौन सा शब्द था? श्रम का नियम। क्या था? तो कुछ भी दे देंगे, लेकिन इंग्लिश में तो था एक्सरसाइज, इसलिए इंग्लिश वाले तीनों शब्द जरूरी है, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट। ओके, लिखा सबने? तो मुख्य नियम कितने? 3। बोलो, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। इंग्लिश में तत्परता के नियम को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ रेडीनेस। अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। इनके अंदर से बहुत प्रश्न आए। तत्परता का नियम, तो तत्परता के नियम के बारे में तो एक अच्छा मुझे याद है, हमने 2005-6 में, आप सुन रहे हो, एक बात बोली थी और वो बात इतनी सटीक गई कि उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में वो बहुत जगह आई है। मैं नहीं कहता कि वो बात हमने इजाद करी, बात किसी और की थी, पर कनेक्शन हमने बनाया था और वो बहुत प्रसिद्ध है। आपने सबने सुनी है एक अंग्रेजी कहावत, यू कैन टेक ए हॉर्स टू द पोंड बट यू कैनॉट कंपेल हिम टू ड्रिंक। यानी आप एक घोड़े को तालाब तक ले जा तो सकते हो, लेकिन क्या उसे पानी पिला सकते हो? नहीं पिला सकते। इसका मतलब जब तक सीखना संभव नहीं है, जब तक अंदर से प्राणी उसके लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, रेडी नहीं है। इतनी बार प्रश्न आ चुका है, इस पे देखा है आपने? बोले देखा है सब जगह। सेकंड ग्रेड में तो मेरे को याद है एक पेपर में ऐसा आया था कि कौन सा विकल्प सही है, 4 ऑप्शन। अपने आर्टेट में भी आया था पहली बार 2011 में। पहला ऑप्शन, आप घोड़े को तालाब तक ले जा भी सकते हो, पानी भी पिला सकते हो। दूसरा, नहीं तो ले जा सकते, ना पानी पिला सकते। एक ऑप्शन था, ले जा तो सकते हैं पर पानी नहीं पिला सकते। आप बोलेंगे साहब साइकोलॉजी में घोड़े की कहावत का क्या मतलब? पर मतलब होता है, साइकोलॉजी है ही ऐसा। तो बात याद रहेगी आपको। इसका मतलब सीखने में रेडीनेस जरूरी है। क्या जरूरी है? पियाजे ने इसको बायोलॉजिकल रेडीनेस से एक्सप्लेन किया है। सुन रहे हो मेरी बात? पियाजे कहते हैं कि जब तक बच्चा जैविक रूप से परिपक्व ना हो जाए तब तक वो नहीं सीख सकता। सबने अलग अलग बोला। वुडवर्थ ने इसको बोला कि तत्परता का मतलब ये होता है कि वो मानसिक रूप से सीखने में प्रवृत्त है कि नहीं है। ये आया परीक्षा में, ध्यान रखना किसी एग्जाम में। तो तत्परता के नियम के पास एक हल्का सा लिख ले, वुडवर्थ ने इस नियम को मानसिक वृत्ति, वैसे उन्होंने गौण नियम बताया, मेंटल सेट में आपको बताऊंगा। मानसिक प्रवृत्ति, मेंटल सेट कहा। और तत्परता के नियम का एक दूसरा नाम तैयारी का नियम भी हो सकता है, तो ओब्लिक तैयारी का नियम भी लिख लो आप। तत्परता के नियम का एक नाम हो गया तैयारी का नियम, मानसिक प्रवृत्ति का नियम, 2 नाम और हो गए। वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक प्रवृत्ति का नियम बोला। तुम कलर चेंज कर लिया करो, ऐसे कोई बात हो तो, है ना? करती हो ना? मानसिक वृत्ति, मेंटल सेट। मेंटल सेट किसने बोला? वुडवर्थ ने बोला। तो तत्परता के नियम के बारे में तो और कुछ समझने की जरूरत है नहीं, घोड़े वाली कहावत आपको याद रह जाएगी ना? ओके, तो बताएंगे आप मेरे को पहला नियम किसका नियम? तत्परता का नियम। इसको वुडवर्थ ने किसका नियम बोला? मानसिक प्रवृत्ति का नियम। इंग्लिश में क्या बोला? मेंटल सेट। और खास बात, तत्परता के नियम का एक और नाम है, वो क्या है? तैयारी का नियम। और तत्परता का मतलब क्या है आप लोग समझ गए? आप किसी को क्लास में बैठा तो सकते हो,
लेकिन क्या जबरदस्ती उसको सिखा सकते हो? नहीं, जब तक वो तत्पर नहीं होगा, रेडी नहीं होगा, तब तक हम उसको सिखा नहीं सकते। दूसरा है अभ्यास का नियम। दूसरा क्या है? अभ्यास का नियम। तो ध्यान देना, दो तीन बातें। अक्सर मैं इस पे एक बात कहता हूं। अमीर खुसरो साहब की एक कहावत है, आपने सुनी है कभी? अमीर खुसरो साहब की एक कहावत है साहब, पारुल याद है तुमको? अमीर खुसरो की स्टाइल क्या थी पता है आपको? हिंदी में पढ़ते ना, वजीर जनता भूखी क्यों रही, फिर वो घोड़ा मरा क्यों, दाना न था, ऐसा सुना है? वैसे उनकी एक प्रसिद्ध कहावत है, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों? और इसका जवाब है फेरा न था। क्या जवाब है? फेरा न था। सकरी गली थी, घोड़ा अड़ गया क्योंकि उसको घुमाया नहीं, पान को पलटा नहीं, खराब हो गया, रोटी को पलटा नहीं तो जल गई, विद्या को भूल गए क्योंकि दोहराया नहीं, रिपीटेशन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, पुनरावृत्ति नहीं करी। तो फेरा न था का मतलब दोहराना है, और दोहराना, रिपीटेशन करना थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बहुत बड़ी बात है। और इसका संबंध अभ्यास के नियम से ही है। किससे है? अभ्यास के नियम से है। एक बात। दूसरी बात, आप सुन रहे हो? अभ्यास का नियम कहता है कि हम चीजों को बार बार दोहराएंगे तो सीख जाएंगे। और ये सबसे पहले जिन्होंने साबित किया वो थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक थे। इस बात की आलोचना हुई, उस पर प्रश्न आया, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सुन लें प्रभाव का नियम। कौन सा नियम? प्रभाव किसको बोलते हैं? इफेक्ट किसको बोलते हैं? कहते हैं ना कि अब ये चीज तो प्रभावी नहीं है, मतलब जिससे मंजिल मिल जाए वो प्रभावी। आपकी टीचिंग प्रभावी है, मतलब जिस गोल तक पहुंचना चाहता हूं उस गोल तक मैं पहुंच जाऊं तो आप बोलेंगे प्रभावी है, नहीं तो प्रभावी नहीं है। तो प्रभाव का मतलब होता है मंजिल पे पहुंचने से रिजल्ट क्या आएगा। सुनो, प्रभाव का मतलब है रिजल्ट क्या आएगा। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि प्राणी बहुत से काम करता है। तो बहुत गड़बड़ कर रही हो यार तब से। हाँ, यस, सामने देखो, ध्यान ही नहीं है। ये सारी बातें आएंगी परीक्षा में। प्राणी बहुत सी, सुन रहे हो ना, बहुत सी अनुक्रिया करता है, बहुत से काम करते हैं हम सब। अब जिनका रिजल्ट हमारे लिए प्लीजेंट है, जिनका रिजल्ट हमारे लिए कंफर्टेबल है, जिनका परिणाम हमें संतोष देता है, सुन रहे हो, वो तो प्राणी सीख लेता है। और जिनका परिणाम संतोष नहीं देता, या कष्ट देता है, या दंड देता है, उनको प्राणी नहीं सीखता। ये प्रभाव का नियम है, जिसका नाम परिणाम का नियम भी है। सुन रहे हो ना? थॉर्नडाइक ने ये बहुत शानदार बात बोली। और थॉर्नडाइक कहते हैं कि साहब जिसका परिणाम संतोषप्रद है या फल देने वाला है, तो यहां एक शब्द आता है पुरस्कार और पुनर्बलन। तो जिससे हमें पुनर्बलन मिल जाए, पुरस्कार मिल जाए, कुछ अच्छी चीज मिल जाए, वो प्राणी सीखता है या नहीं सीखता? उसको तो प्राणी अडोप्ट करता है। क्या करता है? अडोप्ट। और जिनसे परिणाम ना मिले, सार्थक खुशियां ना मिले, प्लेजेंट ना मिले, रिवॉर्ड ना मिले, या पनिशमेंट मिल जाए, या कष्ट मिल जाए, उसको प्राणी करता है इग्नोर। उसको प्राणी क्या करता है? तो अडोप्ट करेगा पॉजिटिव रिजल्ट वाली चीजों को और इग्नोर करेगा नेगेटिव रिजल्ट वाली चीजों को। इस आधार पर परीक्षा में पूछा गया है कि वो कौन थे जिन्होंने सीखने में सबसे पहले पुनर्बलन या इनाम या रिवार्ड की बात करी। तो वो कौन थे? थॉर्नडाइक थे। कौन थे? थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक का यही प्रभाव का नियम है, जिसके कारण बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आया, स्किनर वाला। किसका आया? स्किनर वाला। तो ऐसा प्रश्न आ चुका परीक्षा में, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत का आधार क्या है? जवाब है थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम। क्या जवाब है? ओके। अब क्या होता है? थॉर्नडाइक ने प्राइमरीली ये तीनों नियम बताए। कितने बताए? पर एक घटना होती है 1929 में। 1929 दिसंबर, न्यू हेवेंस एक जगह है, न्यू हेवेंस। न्यू हेवेंस यूएसए में है। आप सुन रहे हो मेरी बात? यहां पे क्या होता है? यहां पे सब लोग इकट्ठे होते हैं और पूरी दुनिया में डंका बज रहा था थॉर्नडाइक का, क्योंकि इन्होंने बताया कि साहब किस तरह से बिल्ली ने सीखा वैसे ही इंसान सीखेगा। तो पूरी दुनिया के सरताज थे, पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। देखो चीजें कैसे बदलती हैं। आज से 100 साल पहले ये सब हो रहा था। तो
100 साल पहले ना। तो वहां पे एक जो सम्मेलन हुआ उसमें थॉर्नडाइक साहब आए और अपना कि हम बताते हैं सीखना क्या होता है, पूरा लिटरेचर उन्होंने सबके सामने रखा, बिल्ली ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। तो लोगों ने थॉर्नडाइक से एक सवाल पूछा, क्योंकि बहुत से लोग स्कॉलर होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं ना। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि थॉर्नडाइक साहब आप कहते हैं कि साहब अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तीनों मुख्य नियम है, अभ्यास की उतनी वैल्यू है जितनी प्रभाव की है। तो आप मुझे ये बताएं कि अभ्यास का मतलब होता है किसी चीज को बार बार करना, यही तो होता है। आपकी बिल्ली ने जो उछल कूद मचाई थी उसमें पहली बार में 61वां प्रयास कामयाब रहा था ना, 60 बार फालतू उछली थी। तो उसने बहुत से काम, फॉर एग्जाम्पल इधर टकराना उसका बार बार हुआ था। बार बार हुआ कि नहीं हुआ? मान लो एक टकराने वाली चीज 61 में थी, जब तक एक नहीं आया था उसमें तब तक वो हर बार इधर से टकराई थी ना। तो इसका मतलब बिल्ली ने वो इधर से टकराना तो क्यों नहीं सीखा, और लीवर दबाना कैसे सीख लिया? इसका मतलब अभ्यास के नियम वाली बात तो गड़बड़ है, दरअसल प्रभाव इंपॉर्टेंट है। इस बात पे थॉर्नडाइक ने बोला आई वॉज रॉन्ग। थॉर्नडाइक ने क्या बोला? आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था। और इसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत में किया संशोधन। यह संशोधन भी दो तरह से है। एक तो उन्होंने इसके बाद प्रभाव के नियम को ज्यादा महत्वपूर्ण माना, कहते हैं इसको एक्सपेंड किया, इसका विस्तार किया, और अभ्यास के नियम को कट कर दिया, अभ्यास के नियम को सीमित कर दिया। सुन रहे हो मेरी बात? इसलिए थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद है, दूसरा काम इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताऊंगा अभी। थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद है वो दो भागों में बांटा जाता है। एक 1930 के पहले का संबंधवाद, आप सुन रहे हो मेरी बात? 1930 से पहले का संबंधवाद, और दूसरा 1930 के बाद का संबंधवाद। 1930 क्यों आया? क्योंकि 1929 दिसंबर हो गया था तो 30 आ गया। तो एक 1930 के बाद का संबंधवाद। अब दोनों में क्या फर्क है बताओ? 1930 के पहले के संबंधवाद और 1930 के बाद के संबंधवाद में क्या फर्क है? 1930 के संबंधवाद में तो अभ्यास का नियम उतना ही महत्वपूर्ण था जितना प्रभाव का नियम था, लेकिन बाद वाले में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? प्रभाव का नियम। और कौन सा कम महत्वपूर्ण हो गया? अभ्यास का नियम। दो बातें और खास हैं। लेकिन थॉर्नडाइक ने तर्क दिया, तर्क ये दिया कि साहब अभ्यास से मतलब हर चीज के अभ्यास से नहीं है। बाद में उन्होंने 5 गौण नियम भी दिए, जिसमें एक नियम दिया था पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक अनुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि साहब प्राणी किसी भी काम को करता है ना, तो उसके रिस्पॉन्सेज को वो दो भागों में बांटता है। कितने भागों में? एक तो काम की चीज, एक फालतू की चीज। एक तो उपयोगी, एक अनुपयोगी। एक तो यूजफुल, एक यूजलेस। तो जो काम की है, उपयोगी है, वो उसी को दोहराता है, फालतू की चीजों का अभ्यास नहीं करता। और यहां से थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का एक और नाम आया, और वो कौन सा आया? उपयोग व अनुपयोग का नियम। तो ये भी आप लिख लो ओब्लिक करके, उपयोग व अनुपयोग का नियम। ध्यान रखना, बहुत माइनर बात परीक्षाओं में आती है। उपयोग व अनुपयोग का नियम किसका नाम है? अभ्यास के नियम का ही नाम है, उपयोग व अनुपयोग का नियम। लॉ ऑफ यूज किसने दिया? तो आप बोलेंगे थॉर्नडाइक ने। ध्यान दो, लॉ ऑफ यूज किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अब सवाल उठता है कि मान लो किसी ने केवल यही 3 लिखा है, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, और परीक्षा में आ गया, ऐसा प्रश्न आता है कि कौन सा थॉर्नडाइक का गौण नियम है? आप सुन रहे हो मेरी बात? गौण नियम है 5। कितने? जिनको हम पढ़ेंगे उनमें प्रश्न आते हैं। तो कौन सा गौण नियम है? मान लो उन्होंने गौण नियम और मुख्य नियम के एग्जाम्पल दे दिए, और आपको लिख दिया उपयोग का नियम। तो आपने नहीं पढ़ा तो आप समझोगे उपयोग का नियम तो गौण नियम है, जबकि वास्तव में उपयोग का नियम गौण नियम नहीं है, बल्कि क्या है? मुख्य नियम है, क्योंकि यह अभ्यास के नियम का ही दूसरा नाम है। इसी तरह से प्रभाव का नियम। सुन रहे हो मेरी बात? प्रभाव का नियम आप मुझे बताएं, बिल्ली ने बहुत सी उछल कूद करी ना, उसका कौन सा कदम प्रभावी था जिससे लीवर दबा? वो तो प्रभावी था ना, जिससे लीवर दबा वो प्रभावी था। लीवर दबने से क्या हुआ? गेट खुलने से क्या हुआ? ओके, भोजन मिला, और भोजन करने से क्या हुआ? यह संतोष मिला। तो प्रभाव के नियम का दूसरा नाम है संतोष व असंतोष का नियम। तो ओब्लिक करके आप लिख लो, संतोष व असंतोष का नियम, संतोष व असंतोष का नियम।
और एक नाम इसका परिणाम का नियम भी लिखो। 3 नाम हो गए साहब। परिणाम का नियम। अब 2 बातें आपको और बतानी है। परिणाम का नियम, ऐसा मत करो। ओके, चलिए बताएं मुझे जल्दी से। सब लोग यहीं पे हो गए हो ना? ओके, तो बताएं मुख्य नियम कितने? तैयारी के नियम का दूसरा नाम तत्परता का नियम। और वुडवर्थ ने क्या बोला? मानसिक प्रवृत्ति का नियम। अभ्यास के नियम का दूसरा नाम उपयोग व अनुपयोग का नियम। और प्रभाव के नियम का दूसरा नाम, एक और नाम, परिणाम का नियम। अब 2 चीजें ध्यान देना। सुन रहे हो कि नहीं? ये जो काम हुआ था न्यू हेवेंस वाला, इसमें एक तो थॉर्नडाइक ने परिवर्तन किया था अपने मुख्य नियमों में, अभ्यास वाली और प्रभाव वाली बात पे किया था। एक और परिवर्तन हुआ था, और वो क्या था? अभी सेकंड ग्रेड में आया था, इससे पहले। और बता सकता आपने? हमने वीडियो भी बना रखा उस पर, देखते ही नहीं हो। एक्चुअली थॉर्नडाइक ने इससे पहले यह कहा था कि प्राणी जो भी अनुक्रिया करता है उसके परिणाम 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? एक तो कष्ट देने वाले, एक खुशी देने वाले। खुशी देने वाले रिवार्ड है, पुरस्कार हैं। क्या है? पुरस्कार या रिवार्ड है। और कष्ट देने वाले पनिशमेंट है। क्या है? पनिशमेंट। तो प्राणी के लिए पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या बोला उन्होंने? पनिशमेंट और रिवार्ड दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब लोगों ने इनसे सवाल पूछे तो 1929 के न्यू हेवेंस के सेमिनार में उन्होंने इस बात में भी रिवीजन कर दिया और यह कहा कि साहब, बाकायदा लिखा है साफ, कि प्राणी को जब संतोषप्रद कुछ मिलता है, प्राणी के कॉन्सिक्वेंसेज और परिणाम जब सुख देने वाले होते हैं, प्लीज, दया भी आ रही है, आपको नींद आ रही है, क्या करूं, झटका लग रहा है, कोई बात नहीं, पर मैं इसलिए उठा रहा हूं कि यह बात परीक्षा में आ जाएगी तो आपको याद नहीं रहेगी। सुन रहे हो क्या बात थी अपनी? यस, उन्होंने पहले क्या बोला था थॉर्नडाइक ने कि कष्ट देने वाली चीजें तो प्राणी सीखता नहीं है और संतोष वाली चीजें सीख लेता है। और इसमें इन्होंने बोला कि अगर परिणाम संतोषप्रद हैं तो वो सीखने में प्रभावी भूमिका निभाएंगे, लेकिन अगर परिणामों से कष्ट मिलता है या दंड मिलता है तो वो कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। समझना, दंड मिलता है तो वो कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। और ये पूरा जो सिनेरियो है इसको मनोविज्ञान की दुनिया में कहते हैं रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी प्रभाव का संशोधित नियम। कौन सा? प्रभाव का संशोधित नियम 1929 लास्ट में आया था। और किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और प्रभाव के संशोधित नियम में क्या है? प्रभाव के नियम को महत्वपूर्ण बनाना, अभ्यास को कम करना, पुरस्कार को महत्वपूर्ण मानना और दंड को कम करना, न्यूट्रल बनाना। यह बात याद रहेगी, इंपॉर्टेंट करके लिखो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। 2 बातें इंपॉर्टेंट। पहली बात, थॉर्नडाइक पुरस्कार ओब्लिक पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक बने। और दूसरा इंपॉर्टेंट, एक, थॉर्नडाइक पुरस्कार व पुनर्बलन को सीखने में महत्वपूर्ण मानने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक बने। दूसरी बात,
1930 1930 के आसपास 1930 के आसपास थॉर्नडाइक ने 1930 के आसपास थॉर्नडाइक ने 1930 के मामला गड़बड़ 1930 के आसपास थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में संशोधन किया, अपने सिद्धांत में संशोधन किया जो प्रभाव के नियम का संशोधन, जो प्रभाव के नियम का संशोधन, ब्रैकेट में प्रभाव के नियम का संशोधन, ब्रैकेट में रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। यह महत्वपूर्ण बात, तो दोनों बातें याद रखनी है। सीखने में पहली बार पुनर्बलन या पुरस्कार का प्रयोग करने वाले कौन थे, तो आप बोलेंगे थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक ने जो संशोधन किया वो रिवाइज्ड लॉ ऑफ इफेक्ट माना जाता है, क्योंकि संशोधन के बाद ऐसा प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, संशोधन के बाद थॉर्नडाइक के कौन से नियम की महत्ता बढ़ गई, प्रभाव के नियम की। किसकी कम हो गई, अभ्यास की। और किसकी कम हो गई, दंड की। किसकी कम हो गई, दंड की होगी, पनिशमेंट की होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रभाव तो महत्वपूर्ण है लेकिन दंड का प्रभाव सीखने में नहीं है। ये बात याद रखोगे, रखोगे। आज की आखिरी बात कर लूं क्या, या भी छोड़ें, कर लें 5 मिनट। लिखो, गौण नियम वो थे सीखने के मुख्य नियम, और ये हैं सीखने के गौण नियम। और आपको पता है गौण नियम पे जरूर प्रश्न आता है 5, और इसमें तो इतना कंफ्यूजन है कि पूरे राजस्थान में हमारी जब पहली बुक आई थी तब एक सवाल क्लियर हुआ था, जिन्होंने बुक को लिया था उनको, बाकी तो अब तक भी क्लियर नहीं है। और वही सवाल आता है परीक्षा में। बताओ कौन सा, सुमन? चलिए आप जल्दी से मेरे को बताओ, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। गौण नियम 5। गौण नियम कितने? बहुत आसान है। पहला तो बहु अनुक्रिया का नियम, बोलो। मल्टीपल रिस्पॉन्स, मल्टीपल रिस्पॉन्स आराम से याद रहेगा। दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, बोलो। तो एक बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मैं लिखवाऊंगा प्रियंका। एक तो बहु अनुक्रिया का नियम और दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, एक्चुअली तीसरा जो 5 नंबर पे उसको मैं लेता हूं, वो ज्यादा बेहतर आपके समझ में आता है। एक नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम। क्या है? जिसको बोलते हैं एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग बोलिए। यस, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। बहुअनुक्रिया मल्टीपल रिस्पॉन्स, आंशिक क्रिया आपका पार्शियल एक्टिविटी। 3 हो गए। पहला बहुअनुक्रिया, दूसरा आंशिक क्रिया, तीसरा साहचर्य परिवर्तन, चौथा और 5वां बताओ। मनोवर्ती। और अब ये बहुत से नाम है। कोई है मनोवर्ती का नियम, सुन रहे हो? कोई है आत्मीकरण का नियम, सुन रहे हो? कोई है पूर्व अनुभवों का नियम, सुन रहे हो? कोई है समान तत्वों का नियम। लेकिन जो सब परीक्षा में सबसे ज्यादा आया है वो है लॉ ऑफ एनालॉजी, सादृश्यता का नियम। क्या है? सादृश्यता का नियम। तो ये 5 नियम बहुत महत्वपूर्ण है। किसका क्या नाम है, हम इसी के आधार पर उनको देखेंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए। पूर्व अनुभव वही है, असिमिलेशन वही है, आत्मीकरण वही है, और आपका सादृश्यता वही है। इन पे पता है क्या क्या प्रश्न आए? 1 मिनट सुन लो, मैं लिखवाऊंगा कल, अभी सुन लो। एक तो साहचर्य परिवर्तन का नियम आएगा। कौन सा? आप में से कोई बता सकता है ये क्या है? पेवलोव वाला। शाबाश, इसका यही हिंट है। यानी इसके बाद हम पेवलोव पढ़ेंगे। सुन रहे हो ना मेरी बात? तो साहचर्य परिवर्तन में क्या आएगा कि
एसआर थ्योरीज बोलती है कोई उद्दीपक होता है और प्राणी उसके कारण से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है ना। उद्दीपक और उद्दीपक के कारण से अनुक्रिया, स्टिमुलस और उसके कारण से रिस्पॉन्स होता है ना। लेकिन क्या होता है कि अब उस उद्दीपक के प्रति प्राणी रिस्पॉन्स करता है तो वैसा रिस्पॉन्स करेगा, इसलिए प्राणी उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, उसके साथ बंध जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर क्या होता है, फिर उस उद्दीपक के साथ अगर हम कोई दूसरा उद्दीपक जोड़ दें, जिसको बोलते हैं एसोसिएशन, क्या बोलते हैं, साचर्य, अगर हम कोई दूसरा उद्दीपक उसके साथ जोड़ दें तो फिर कालांतर में क्या होता है, प्राणी उस जोड़े गए उद्दीपक के साथ भी अनुक्रिया करने लग जाता है ना। फिर मूल उद्दीपक भले ही नहीं आए, केवल वही आए तो भी प्राणी अनुक्रिया करता है। इसको बोलते हैं साचर्य परिवर्तन, जो पेवलोव का सिद्धांत आपको याद है, पेवलोव पढ़ेंगे हम। तो घंटी बजी, पहले भोजन दिया, तो भोजन दिया तो कुत्ते ने क्या गिराई, लार। इसमें भोजन उद्दीपक है और कुत्ते की लार क्या है, अनुक्रिया। लेकिन बाद में प्रयोग किया ना कि जब जब भोजन दिया तब तब घंटी भी बजाई ना, तो यहां दो उद्दीपक हो गए, भोजन और घंटी, दोनों में क्या बन गया, साचर्य, एसोसिएशन बन गया। अब क्या होता है, कुत्ता भोजन को देख के लार गिराता था और जब जब भोजन आया तब तब घंटी भी आई, तो अब क्या हुआ, भोजन दिया ही नहीं, केवल घंटी बजाई तो भी कुत्ते ने क्या कराई, लार गिराई। इसका मतलब अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के साथ शिफ्ट हो गई, शिफ्ट, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग। ये थॉर्नडाइक ने पेवलोव से पहले बता दिया था, इसलिए ये उनका गौण नियम महत्वपूर्ण है। दूसरा कल बाकी करेंगे कल।